हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जितने छात्र 11 मार्च 2025 को पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ सामाजिक विज्ञान का एक वायरल पेपर जो बोर्ड एग्जाम में 100% आपका पेपर ये आने वाला है। क्योंकि ये वायरल पेपर है, बोर्ड एग्जाम में हर साल आया हुआ है, तो यहाँ पर मैं फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ। आप पेपर कोड देख लीजिए, 835 GB इस पेपर कोड को याद कर लीजिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पहली बार है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो मेरी गारंटी आपका 70 में 70 नंबर कवर होने वाला है। तो आपको वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखना है। तो यहाँ पर देखिए, अनुक्रमांक और नाम आपको यहाँ पर भरना होगा और आपका पेपर कोड 835 GB है। 2025 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। और देखिए, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेगा। पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहने वाला है। अब मैं आगे पूरा सलूशन लेकर आया हूँ। इसमें आपका 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न है और 50 नंबर का वर्णात्मक प्रश्न, पूरा सलूशन लेकर आया हूँ। इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखना है। अब देखिए, यहाँ पर प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित हैं निर्देश। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यह वीडियो अंत तक देख लेते हो, मेरा गारंटी आपका 95 नंबर कवर होने वाला है, इसलिए ध्यानपूर्वक अंत तक देखना है। और देखिए, इस प्रश्न पत्र के दो खंड, खंड आ खंड बा में है विभाजित है। खंड आ में एक अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आपको ओ मार्क शीट पर पत्रक पर नीचे नीले अथवा काले पेन बॉल पॉइंट का प्रयोग करके इनको गोला पूर्ण करना है। अब यहाँ पर आगे मैं पढ़ता हूँ। आगे आपका दिया है, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओमार उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें और ओमार उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना आपको। यानी कि आपको जो ओमार शीट मिलेगी उस पर आपको इरेजर और व्हाइटनर का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। खंड वा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न हैं। इस खंड में वर्णात्मक प्रश्न 1, वर्णात्मक प्रश्न तथा मानचित्र संबंधी प्रश्न 2 प्रश्न हैं। अब आगे बढ़ता हूँ। आगे आपका दिया, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट नहीं कीजिए। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब जो आपको प्रश्न आता है उसको पहले कर लीजिए, अगर नहीं आता तो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। लास्ट में अगर आपको बना कर भी लिख सकते हो। अब देखिए, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न 9A 9B निर्धारित है। दिए गए मानचित्र के उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न करना आवश्यक है। अब यहाँ से आपका खंड आ स्टार्ट हो जाता है, जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाला है। तो अब यहाँ से आपको प्रश्न आपका सामने है, कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न के प्रत्येक 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प चुनकर उसे ओ मार उत्तर पत्रक पर चिन्हित कीजिए। अब आपके सामने पहला बहुविकल्पी प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति हुई, यानी कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1788 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में, 1787 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। अब प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका दूसरा कह रहा कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? यानी आनंद मठ के उपन्यास के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस। तो आनंद मठ के उपन्यास के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका तीसरा कह रहा, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई? 1991 में, 1994 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में। तो विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, 1995 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका चौथा कह रहा कि आपको कमेंट में बताना है कि 20 बहुविकल्पी में आप कितने सही कर पाए हो, ताकि मैं जान सकूँ आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो चुकी है। अब चौथा प्रश्न कह रहा है कि ज्योतिबा फूले ने कौन सी पुस्तक लिखी? गुलामगिरी, स्त्री धर्म, आमार जीवन, कथा सागर। तो आपको पता होगा ज्योतिबा फूले ने कौन सी पुस्तक लिखी? गुलामगिरी। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका पांचवा कह रहा कि सत्ता के क्षैतिज वितरण से आप क्या तात्पर्य है? मतलब सत्ता के क्षैतिज वितरण से आप क्या तात्पर्य? सत्ता का संघीय वितरण, सत्ता का अलगवादी वितरण, कार्यपालिका व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका बीच सत्ता का बंटवारा, या केंद्र तथा राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। कार्यपालिका व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा को ही सत्ता के क्षैतिज वितरण से कहते हैं। अगला प्रश्न आपका छठा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संघीय राज्य नहीं है? मतलब संघ राज्य नहीं है। मणिपुर है, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो आपको पता होगा जो जम्मू कश्मीर है वो आपका केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो चुका है। जम्मू और
कश्मीर, ये अलग अलग हो चुके हैं। तो यहाँ पर निम्नलिखित राज्य संघीय राज्य कौन नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या 7वां करा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में है धर्म का कोई स्थान नहीं होता है, एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास किया जाता है, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता मिलती है, सभी धर्मों को समान समझा जाता है। तो आपको पता होगा भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, वो सभी धर्मों को समान मानता है। और जो पाकिस्तान है वो क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, वो वहाँ केवल बहुसंख्यक वर्ग को मान्यता मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, सभी धर्मों को समान समझा जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 8वां कह रहा कि राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, मतलब राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं। आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, परिवारवाद, धन और आपराधिक तत्वों का प्रभाव, इनमें से सभी। तो आपको पता होगा राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां होती, आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, परिवारवाद का, धन और आपराधिक तत्वों का प्रभाव, ये सब चुनौतियां होती हैं। तो इसमें से सभी ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 9 करा कि निम्न में कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है, मतलब निम्न में कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है। धनी व्यक्तियों का शासन, दलों में स्वव्यक्तिवाद, बहुसंख्यकों की प्राथमिकता, इनमें से सभी। तो आपको पता होगा अवगुण क्या है, ये सभी हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या आपका 10वां करा कि संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है या अंग्रेजी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हिंदी है। जो मातृभाषा क्या हमारी हिंदी है। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 11वां कह रहा कि कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। एल्युमिनियम, सीमेंट, चीनी, पटसन। तो कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, आपको पता होगा सीमेंट। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपके 12वां करा कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी, मतलब आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी। 1989 ईस्वी में, 1991, 1960, 1995 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। 1995 ईस्वी में क्या हुआ था, आर्थिक उदारीकरण की स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी। यह प्रश्न संख्या आपका 13 का कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 5 अप्रैल, 22 अप्रैल, 24 नवंबर, 24 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट होगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना आपको है। अगर आपको यह वीडियो अंत तक देख तो मेरी गारंटी आपका 95 नंबर कवर होने वाला है। अब प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 14 करा कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। नवीनीकरण योग्य, प्रवाह, जैव अनवीनीकरण योग्य। तो आपको पता होगा लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, अनवीनीकरण संसाधन। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य तांबा का प्रमुख मुख्य उत्पादक है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो तांबा का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। मध्य प्रदेश क्या है, तांबा का प्रमुख उत्पादक राज्य है। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 16 का है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, मतलब अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, देखो आपके प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तक हैं। तो आपका इसमें मछुआरा हो जाएगा, डाकिया हो जाएगा, शिक्षक हो जाएगा, व्यापारी हो जाएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आ जाता है, किसान आपका जाता है, और आपका ये मछुआरा ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा। डाकिया आपका तृतीय क्षेत्र में नौकरी में आ जाता है, व्यापारी द्वितीय उद्योग में आ जाता है, शिक्षक भी आपका किस में आ जाता है, तृतीय में आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, प्राथमिक क्षेत्र का ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 17 करा कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया। 2005 में, 2010 में, 1999, 2001 में। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया, 2005 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 18 करा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। तो आपको पता होगा राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में, क्योंकि वहाँ जंगल बहुत ज़्यादा है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 19 का रहा है कि कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जोड़ मिट्टी। तो आपको कमेंट बताना है कि कपास सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होती है और किस राज्य में होती है। तो ये आपको कमेंट में उत्तर देना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है,
काली मिट्टी, कपास बहुत अच्छा से उत्पादन उसमें होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 20वां बहुविकल्पी का अंतिम प्रश्न। इससे पहले आप एक लाइक जरूर कर दें। क्या कर दें? एक लाइक तो बनता है, एक लाइक जरूर कर दें ताकि मुझे मोटिवेट मिलता है, तो लाइक जरूर कर दें। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत की हुई थी? 1969 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, 1970 ईस्वी में। अब यहाँ से आपका वर्णात्मक प्रश्न स्टार्ट होता है जो आपका 50 नंबर का रहने वाला है। जितना मैं बताऊँ सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को आपको नोट कर लेना है या अपनी कॉपी जो बनाई होगी उसमें टिक लगा लेना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। वर्णात्मक प्रश्न एक है, निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में आपको देना है। जो प्रश्न आपका रहने वाला 4 नंबर रहने वाला। कितना नंबर का? 4 नंबर रहने वाला। इसी बीच आपका पहला प्रश्न के सामने उन महत्वपूर्ण कारकों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। मतलब वो कौन से कारण या कारक रहे जिससे यूरोप में राष्ट्रवाद का उत्पादन हुआ, स्टार्ट हो गया। अथवा अगर ऊपर मान लो तो नहीं पता है तो आप नीचे वाला भी लिख सकते हो। असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? तो ये महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला आपका कह रहा है कि संघवाद का क्या अर्थ है? मतलब संघवाद का क्या अर्थ है? अथवा गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? मतलब गठबंधन के जानते हो आप क्या होता है? जब मिलीजुली सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं, यानी कि एक दूसरे को मतलब जब सरकार ना बन रही हो तो मिलजुल कर एक सरकार बनाई जाए, उसी को गठबंधन सरकार भी कहते हैं। इसको वर्णन करना अच्छे से आपको 4 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है कह रहा है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? भारत की विदेशी व्यापार की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मतलब भारत जो है विदेशों में व्यापार कैसे करता है, वहाँ आयात निर्यात कैसे होता है, इसके बीच में आपको वर्णन करना है, आपको लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा इसमें देखो चांस है अथवा का, जिससे आपका पेपर बहुत सरल बन जाता है। मान लो ऊपर वाला बाई चांस नहीं पता या निचला नहीं पता तो आप एक दो में से एक तो पता ही होगा ना, तो कर लोगे। तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे लगा लीजिए। आर्थिक गतिविधि से आप क्या समझते हैं? आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। औद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अति उपभोग कैसे हुआ? अथवा आपका है भारत में सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों की विवेचना कीजिए। अगला बढ़ता हूँ प्रश्न संख्या आपका सेकंड। यहाँ से आपका क्या स्टार्ट होता है? 6 नंबर का प्रश्न स्टार्ट होता है। प्रत्येक नंबर 6 नंबर का रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कह रहा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। फ्रांस की क्रांति कब क्या कारण थे? मतलब फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे जिससे उनकी फ्रांस की क्रांति हुई? तो इसके विस्तार से आपको लिखोगे, आपको कारण निवारण सब लिख देना है ताकि आपको 6 में 6 नंबर मिल जाए। अथवा का मौका है विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीक का क्या योगदान है? उदाहरण सहित लिखिए 6 नंबर का। भारतीय संघ में केंद्र राज्य संबंधी वर्णन कीजिए। तो ये भारतीय संघ और केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन कीजिए। मतलब भारत में जो संघ है और केंद्र है किसके बीच क्या संबंध है ये आपको बताना है। 6 नंबर आपको मिल जाएगा, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब यहाँ से आपका ये देखो अथवा का मौका है जातिवाद क्या है? भारतीय लोकतंत्र में क्या भूमिका है? मतलब जातिवाद क्या है, जातिवाद से क्या लोकतंत्र पर प्रभाव पड़ता है। अगला कह रहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का है। अथवा आपका है भारत अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के साधनों को स्पष्ट कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए इनको नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए। अब 8वां प्रश्न कह रहा है कि आपका क्या कह रहा है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण को उपाय समझाइए। 6 नंबर का। अथवा संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में विभेद कीजिए एवं असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याओं का प्रकाश डालिए। 6 नंबर का। इस प्रकार से आपका यहाँ से प्रश्न समाप्त होते हैं और यहाँ से आपका मानचित्र कार्य संबंधी प्रश्न हो जाता है, जो आपका कितने नंबर का रहने वाला है? 10 मार्क्स का रहने वाला, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए जितने भी मानचित्र संबंधी प्रश्न हैं उनको तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्न 9 ए तथा 9 बी मानचित्र से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम अंकन के लिए अंक निर्धारित हैं। मतलब सही अगर आप करते हो तो आपका 5 नंबर इसमें मिलेगा और बी वाले में भी 5 नंबर, यानी 10 नंबर आपको मिल जाएगा। इसी बीच आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था, लाहौर कहाँ हुआ था ये आपको बताना है, या दिल्ली या मुंबई में। वह स्थान जहां
आनंद भवन स्थित है? आपको बताना दिल्ली में कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, लाहौर में हुआ था या पुणे में हुआ था या कोलकाता में हुआ था या दिल्ली में हुआ था, ये आपको बताना है। यदि आपकी तैयारी अच्छी होगी तभी तो आप कर पाओगे। वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक कानून बनाया गया था, सर्वप्रथम नमक बनाया गया था, यानी कि दांडी मार्च यात्रा जो 12 मार्च हुई थी ना, वो आपको यहाँ 1931 में, वही आपको इसमें बताना है। वह स्थान कहाँ हुआ था? दांडी मार्च, यानी कि आपका समुद्र के किनारे जो हुआ था साबरमती आश्रम। वह अगला कह रहा है कि वह स्थान जहाँ चोरी चौरा कांड हुआ था, तो चोरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था ना, जहाँ पर आपका वो स्टेशन जला दी गई थी पुलिस वाली, ये आपको यहाँ पर बताना है। चोरी चौरी कांड 1922 ईस्वी में। अब यहाँ से 9B स्टार्ट हो जाता है। निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित में दर्शाइए। उत्तर प्रदेश का एक 10 लाखी नगर चिन्ह द्वारा नाम लिखिए सहित। कॉफी का सबसे उत्पादक राज्य चिन्ह द्वारा नाम सहित। राजस्थान का राजधानी नगर चिन्ह द्वारा नाम सहित। दक्षिण भारत की एक नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित। चाय उत्पादन के लिए किस क्षेत्र को चिन्ह द्वारा नाम सहित। असम में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से ये आपका 9B हो गया। अब आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।